नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन चौक में आपका स्वागत है। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंबर 2020 और 8/2019 जिसमें कि कुल अलग अलग तरह के पद हैं, जैसे कि काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, इस तरह के पद थे। तो इसके लिए क्या था कि फाइनल रिजल्ट का उन तमाम अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है जो काउंसलिंग व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होकर आए हैं। रिज़ल्ट कब आएगी, इसे लेकर मैंने कई बार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के HR सेल में फ़ोन की, पर फ़ोन कोई वहाँ रिसीव नहीं करते हैं। हालांकि रिज़ल्ट जल्द आने की संभावना है, क्योंकि आयोग की तरफ से लगातार अलग अलग पोस्ट की फाइनल रिज़ल्ट अपडेट यानी कि प्रकाशित की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 2020 और 8/2019 के लिए जो है इसका फाइनल रिजल्ट में काफ़ी देर हो चुका है आने में, और हम आशा करते हैं कि आयोग जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यदि स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो है उसके द्वारा यदि एडवर्टीजमेंट नंबर 2020 व 8/2019 का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है तो हमें कितने दिन में ज्वाइन करना होगा, ज्वाइनिंग के वक्त हमारे पास जो है किन दस्तावेज का होना ज़रूरी होगा, और भी किन किन बातों पर फाइनल रिजल्ट में चर्चा की गई होगी, उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के छात्रहित व प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी व अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने अभी हाल ही में सीनियर लैब टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट बनाया है, तो हम इसे ही आधार मानकर एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, इसके द्वारा सीनियर लैब टेक्नीशियन का जो फाइनल रिजल्ट बनाया गया है, हम इसे पढ़ के सुनाते हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उसमें किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो आदेश यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, विज्ञापन संख्या 9/2021 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत NTEP कार्यक्रम के तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थी को एकमुश्त मानदेय ₹19,000 प्रति माह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 6 में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लैब के अधीन पदस्थापन किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है, स्तंभ 6 यहाँ पे पदस्थापन लैब सामने देख सकते हैं। इनको कहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है, IRL TDBC पटना उस तरह, जिनका करीब 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इसमें, और उन सभी का कहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, अपना कहाँ पे सेवा देना है, वो इस तरह पदस्थापन लैब वाले कॉलम में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि और भी किन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो उपयुक्त सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 14 मई 2022 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ 6 में आवंटित लैब जहां उनको ज्वाइनिंग करनी है में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। ये कब तक उनको दिया गया? 14 मई तक। और यह जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है वो कब हुआ है? यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं आदेश संख्या इधर दिया हुआ है, और इधर पटना दिनांक 13/4/2022 13 अप्रैल को दिया है, यह रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और वहीं इन्हें 14 मई लास्ट है कि 14 मई से पहले 14 मई तक आपको आकर के अपना सेवा प्रदान करना है, यानी कि 1 महीना का करीब समय दिया हुआ है। तो मे भी इसी तरह का हो सकता है। अब नेक्स्ट बिंदु को हम देखते हैं कि उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। उसके बाद है अगला पॉइंट, योगदान के पश्चात 1,000 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी NTEP के साथ इकरारनामा संपन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो उस समय आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे इसको करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, बिंदु है, यदि सरकारी सेवा या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर
अगले 60 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग आरोपी में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक जो भी पहले हो के आलोक में सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। तो जैसा कि यहाँ दे रहा है कि मतलब पहले तो डरा रहा है इसमें कि संविदा के आधार पर 11 माह के लिए पूर्णतः होगा। उसके बाद ये भी बता रहा है कि नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 वर्ष की आयु तक के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा मतलब सभी छात्र चाहेंगे कि हमारे काम से जो संस्थान को मतलब संतोषप्रद हो, मतलब संतोष हो उन्हें, हमारे काम से किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत ना हो। तो सभी छात्र सभी अभ्यर्थी चाहेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद क्या है कि चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा। आवंटित लैब में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा इकरारनामा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि उक्त अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जांच के क्रम में गलत सूचना पाई जाएगी तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसा तो अक्सर नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोग पहुंचते हैं वो जेन्युइन ही होते हैं, और जो जेन्युइन नहीं होते हैं उनके अंदर पहले से ही भय होता है, वो नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संबंधित लैब के अधीक्षक निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि वे चयनित सीनियर लैब टेक्नीशियन का योगदान स्वीकृत करेंगे तथा योगदान के तुरंत बाद उन्हें संबंधित लैब में पदस्थापित करेंगे। उसके बाद ये आगे ऑफिशियल कुछ बातें हैं, इसे देखना हमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आप अपने भी चयन होने के बाद मतलब या फिर अभी से ही आप अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह का ही शायद आपका भी हो सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया है, निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।